बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से। अब जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर बात करने से पहले एक किस्सा बता देता हूँ आपको। एक ब्रिगेडियर था जिसे जॉर्डन में डिप्लॉय किया हुआ था, जिसका इतना ही काम था वहाँ पर कि वो किंग जॉर्डन की और जॉर्डन की सरहदों की हिफाजत कर सके इसराइल के अग्रेशन के खिलाफ, और जॉर्डेनियन आर्मी की मदद कर सके, और वहाँ पर एक सलाहकार के तौर पर, मिलिट्री सलाहकार के तौर पर अपना काम सर अंजाम दे सके। लेकिन किंग जॉर्डन ने उसे एक हुक्म दिया, उसे ये हुक्म दिया कि यहाँ से दूर जाओ और वहाँ पर कुछ पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कैंप है और उन पर हमला करो और उन्हें वहाँ से भगा दो, क्योंकि किंग जॉर्डन ने इसराइल के साथ हाथ मिलाने का प्रोग्राम कर लिया था। इसीलिए पीएलओ के लोग किंग जॉर्डन के ऊपर नाराज थे और वो किंग जॉर्डन के ऊपर हमला करना चाहते थे। अब ये बज़ाहिर तो किंग जॉर्डन और जॉर्डेनियन हुकूमत और पीएलओ के दरमियान का मामला था। अब ये जो ब्रिगेडियर जनरल था, इसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पर किसी और मुल्क से आया हुआ था और उसका काम सिर्फ मिलिट्री एडवाइजर बनकर और जॉर्डेनियन की इंटीग्रिटी बचाने के लिए ही वहाँ पर काम करना था। इसका हरगिज ये काम नहीं था कि वो इस सारे के सारे मामले में दखल अंदाजी करता। लेकिन किंग जॉर्डन के कहने के ऊपर इसने अपने कमांड हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू से इजाजत लिए बगैर ही पीएलओ के ऊपर एक आर्मर्ड डिवीजन लेकर चढ़ दौड़ा और हजारों की तादाद में पीएलओ के लोगों को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मार दिया। इससे किंग जॉर्डन बड़ा खुश हुआ और जॉर्डन में से अवार्ड भी दिया गया। लेकिन जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर बहुत नाराज हुआ और इसकी कोर्ट मार्शल करने की तैयारी करने लगे। इसका जो सुपीरियर ऑफिसर था, जो मेजर जनरल था, उसने इसका कोर्ट मार्शल करने का इरादा कर लिया, मगर जनरल गुल हसन के कहने पर इसका कोर्ट मार्शल रोक दिया गया और इसे किसी तरह से सुलह सफाई करके इसका कोर्ट मार्शल टाल दिया गया। अब इस जनरल का नाम है जनरल ज़ियाउल हक। ये वही जनरल था जो वहाँ पर पीएलओ से लड़ चुका था एक आर्मर्ड डिवीजन लेकर। बाद में जनरल गुल हसन, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनकी माफी तलाफी से इनकी कोर्ट मार्शल रोक दी गई थी। किस्मत का करना कुछ ऐसा हुआ कि जनरल गुल हसन को हटा दिया गया, और वो भी जबरदस्ती। उसके बाद जनरल टिक्का खान आ गए। जनरल गुल हसन को हटाने की वजह ये थी कि वो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे 1971 की हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में। एयर मार्शल अब्दुर्रहमान खान भी उस हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट को बनने नहीं दे रहे थे। सो जुल्फकार अली भुट्टो ने सोचा कि इन दोनों को हटाकर किसी और जनरल को लाता हूँ ताकि हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट आराम से बन सके 1971 के हवाले से। सो जनरल टिक्का खान को वो ले आए। जनरल टिक्का खान फौज के अंदर मशहूर नहीं था। जनरल टिक्का खान की भी फौज के अंदर वही हैसियत थी जो जनरल कियानी की फौज के अंदर हैसियत थी, क्योंकि जनरल कियानी ने भी तमाम तर फौजी ऑफिसर को सियासत में मुदाखलत करने से रोक दिया और उन्हें डेप्यूटेशन से भी वापस बुला लिया। इसी तरह जनरल टिक्का खान ने भी तमाम तर फौजी ऑफिसर को हमीदुर्रहमान कमीशन में इंटरफेयर करने से रोक दिया और उन्हें वापस बुला लिया। अब यहाँ पर धीरे धीरे जनरल टिक्का खान का वक्त खत्म हो चुका है और उसकी जगह पर एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। जुल्फकार अली भुट्टो समझते थे कि उन्हें कोई और आर्मी चीफ चाहिए। सो उन्होंने 7 जनरलों को सुपरसीड करके इस जूनियर तरीन जनरल को आकर वहाँ पर लगा दिया। इनका इरादा ये था, एक तो ये एक आर्यन नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, सो ये किसी भी पंजाबी और राजपूत नस्ल की आर्मी को कमांड नहीं कर पाएंगे, और जूनियर है, सो मिलिट्री के अंदर इनको इतनी ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो यहाँ पर ये भूल चुके थे कि इनसिक्योर बंदा ही सबसे ज्यादा खतरनाक काम करता है। जो बंदा खुद को सिक्योर महसूस करता है वो इतने सख्त और मुश्किल फैसले नहीं लेता, लेकिन इनसिक्योर बंदा ही, जिसकी शैलो पर्सनैलिटी होती है, वो बड़े सख्त और तल्ख फैसले ले लेता है। जुल्फकार भुट्टो को इनका करियर में एक किस्सा जो पीएलओ वाला है वो ही देख लेना चाहिए था, लेकिन जुल्फकार भुट्टो ने बस सोचा कि इसको मैं रख लूंगा तो ये किसी काम का नहीं होगा। अब तारीख ने अपनी करवट ऐसे बदली कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ अमेरिका हो गया, और अमेरिका ने पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक पार्टी बनाई जो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ लड़ना चाहती थी। अब उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे और सिविल रेस्ट फैल गया। ये इसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहे थे जिस तरह के आपको पता है मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट लाया था इस्लामाबाद में। सो इसी तरह के प्रोटेस्ट, नारेबाजियां शुरू हो गई। सो लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। सो इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी। अब वहाँ पर एक ब्रिगेडियर था जिसने कहा कि लोगों पर गोलियां चला, और लोगों के ऊपर सिपाहियों ने गोलियां ना चलाई। फिर ब्रिगेडियर से पूछा गया कि तुम्हारे सिपाहियों ने गोलियां क्यों नहीं चलाई। ब्रिगेडियर ने बताया कि मैंने ऑर्डर दिया था, लेकिन सिपाहियों ने गोलियां इधर उधर फायर कर दी, लोगों पर नहीं चलाई। सो उसके बाद आर्मी के अंदर भी एक रिफ्ट आ गई। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह के सियासी अनरेस्ट में हम कहीं पर भी नहीं खड़े हो सके। सो बजाय कि आर्मी जुल्फकार अली भुट्टो की मदद करती और पॉलिटिकल डिसअपोनेंट्स को अरेस्ट करके बंद करती और फिर 2-3 साल बाद सबको रिहा कर दिया जाता। ये आमतौर पर होता है जब भी सियासी पार्टी आपस में लड़ पड़ती है तो अपोजिशन को पकड़ के गिरफ्तार करके उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, फिर 1-2 साल के बाद सबको छोड़ दिया जाता है, फिर एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होता है। ये तमाम तर मुल्कों के अंदर होता है। यहाँ पर आर्मी ने ही मार्शल लॉ लगा दिया और हुकूमत का ही तख्ता उलट के रख दिया। शुरुआत में ये यही कहा गया कि हम यहाँ पर नई इलेक्शंस करवाएंगे, जिसके बाद जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो
आकर हुकूमत संभाले और आर्मी यहाँ से हट जाएगी। ये इसी तरह का वायदा था जैसे नेहरू ने कश्मीरियों के साथ वायदा किया था कि हम वहाँ पर प्लेबिशेट कराएंगे, तो आप लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मार्शल लॉ तो लग चुका था, लेकिन फौज यहाँ पर फंस चुकी थी क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो एक कानून बना चुके थे आर्टिकल 6 के नाम से, जिसके मुताबिक जिन्होंने भी हुकूमत को बाय फोर्स हटाने की कोशिश की वो संगीन गद्दारी के मुतकिब हो गए और उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। अब फौज के पास ये हो चुका था कि वो इलेक्शन करवाते। अब इलेक्शन करवाते तो जुल्फकार अली भुट्टो फिर से मेजोरिटी लेकर आ जाता। अब जुल्फकार अली भुट्टो आ जाता तो फिर फौजियों के ऊपर संगीन गद्दारी के केस चलाना शुरू कर देता। फिर ये फौजी कहाँ जाते। सो अब इनको ये तो समझ में आ गया था कि इलेक्शन कोई रास्ता नहीं है। पीपल्स नेशनल अलायंस जो बना था वो तितर बितर हो गया और समझने लगा कि यहाँ वहां से कुछ हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं कर रहा था। सो फौज को यही समझ में आया कि अब तो एक ही रास्ता है यहाँ से कि इलेक्शन ना करवाओ बल्कि किसी न किसी तरह से अपने इक़्तिदार को तूल दो। सो जनरल ज़ियाउल हक ने इलेक्शन ना करवा के अपने इक़्तिदार को तूल देना शुरू कर दिया किसी और तरह से। इस्लामाइजेशन का नाम ले लिया, हम यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी करेंगे। जब जनरल ज़ियाउल हक से पूछा गया कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हो तो उसने कहा कि ठहरो, पहले हम इलेक्शन करवाना चाहते थे मगर इस वक्त हालात ऐसे कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क और टुकड़ों में बंट जाएगा। ये वही आर्ग्यूमेंट है जो हर इलेक्शन से पहले आपको दिखाई देता है। इसी तरह का आर्ग्यूमेंट डॉक्टर ताहिर अल कादरी 2013 के इलेक्शन से पहले लेकर आए थे। इसी तरह का आर्ग्यूमेंट आपको 2008 की इलेक्शन में दिखेगा। इसी तरह का आर्ग्यूमेंट बताया गया था 2018 की इलेक्शन होने से पहले कि ठहरो, पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर ले, उसके बाद जाकर इलेक्ट करवाएंगे। यही वो आर्ग्यूमेंट था जो 1977 के इलेक्शन के बाद जब जनरल ज़ियाउल हक को इलेक्शन करवाने का बोला गया तो उसने कहा कि पहले ठहरो, मुल्क के अंदर इस वक्त इलेक्शन करवाएंगे तो तितर बितर हो जाएगा। सो बेहतर है कि पहले मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी की जाए। अकाउंटेबिलिटी का मकसद के सियासतदानों को पकड़कर जेलों के अंदर डाला जाए। अब इसमें जुल्फकार अली भुट्टो और पीएनए उनके भी सियासतदान जेलों में गए। अब वही फौज जो पहले लाहौर में लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चला रही थी, अब ज़ियाउल हक के कहने के ऊपर लोगों को घरों घरों से उठाकर उन्हें मार रही थी। सो ये भी एक तारीख का अजीब तज़ाद है। और इसी के कॉन्ट्रेस्ट में हिंदुस्तान के भी अंदर यही हालात थे। वहाँ पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी सड़कों पर इसी सेम टाइम में जिस टाइम पे जनरल ज़ियाउल हक ने ये मार्शल लॉ लगाया था, सड़कों पर लोग आ चुके थे और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को महंगाई ने भी पकड़ लिया था। सो इंदिरा गांधी दिन ब दिन फेमस नहीं रही थी और ज्यादा मजबूत नहीं रही थी। सो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाने के बजाय 2 साल इमरजेंसी लगवा दी और उस इमरजेंसी में तमाम तरह अटल बिहारी वाजपेयी, ये बीजेपी के सारे लीडर्स को पकड़कर जेल के अंदर बंद करवा दिया। मतलब इन शॉर्ट अपनी सारी की सारी अपोजिशन को जेल के अंदर ही बंद करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। वहाँ पर तो फौज ने इंदिरा गांधी को नहीं हटाया, मार्शल लॉ नहीं लगाई और 2 साल बाद इलेक्शन हुए और फिर इंदिरा गांधी ताकत में आई और उसके बाद हम आज भी देखते हैं आज बीजेपी ज्यादा ताकतवर है और कांग्रेस कुछ भी नहीं है। सो फौजों का काम ये नहीं होता कि अपोजिशन की जगह पर हुकूमत को हटाकर हुकूमत को ही घर भेज दे। ये वो फौज करती है जो इमेच्योर हो, जिसके अंदर थोड़ी साइकी कम हो, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज कम हो, या उसका आर्मी चीफ ऐसा हो जिसके अंदर एबिलिटी ना हो इस तरह के फैसले करने की। अब क्या हुआ, जब इलेक्शन नहीं हो रही थी पूरी दुनिया को जरूरत पड़ गई पाकिस्तान की क्योंकि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर हमला कर दिया। उसके बाद ज़ियाउल हक ने सोचा कि वन वे और दी अदर जुल्फकार अली भुट्टो से तो छुटकारा हासिल करना पड़ेगा क्योंकि ये आजाद हो गया तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। सो इसके ऊपर लगा दिया केस, वन वे और दी अदर, इसको मार ही दिया। अब ये जो केस था, एक बात हकीकत है कि एफएसए फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाई थी अपनी एजेंसी, जो एफआईए की तरह की एक एजेंसी थी या आईबी की तरह एजेंसी थी, मर्डर उसी ने किया था, जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पे ही किया होगा। अब यहाँ पर ये बात जरूरी है कि उनका ट्रायल फेयर नहीं हुआ, ये भी एक हकीकत है। मर्डर भी उन्होंने ही करवाया था और एफएसएफ के थ्रू ही करवाया था, लेकिन उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और उनको मारने के पीछे जो वजह थी वो मर्डर केस था ही नहीं। अहमद रजा कसूरी का बाप कौन सा सगा लगे ज़ियाउल हक का कि वो उसके मर्डर के ऊपर इतना पछताया कि उसने कहा कि मैं जुल्फकार अली भुट्टो से बदला लूंगा। ये उसी तरह की साजिश थी जिस तरह की नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा पेपर था। अब वो केस था जिससे जुल्फकार अली भुट्टो का सफाया कर दिया गया और लोगों को कहा गया कि रूल ऑफ लॉ है, देखे हमने कानून की हुक्मरानी कायम की और एक कातिल को सजा दिलवा दी। पनामा पेपर्स में भी यही काम अपनाया गया, रूल ऑफ लॉ है, देखे हमने कानून की हुक्मरानी कायम कर दी और एक वजीर आजम का सफाया कर दिया। हालांकि नवाज शरीफ भी चोर था, जुल्फकार अली भुट्टो भी कातिल था, मगर ये रूल ऑफ लॉ नहीं था, ये कानून की एक सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन थी जिससे सिर्फ अपने मुखालिफ का सफाया कर देना था। उसके बाद चलकर जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कत्ल हुए और जो जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर कत्ल हुए, उनकी सफाई कौन देगा? उनके ऊपर रूल ऑफ लॉ तो अप्लाई नहीं हुआ। इसी तरह से नवाज शरीफ के बाद पनामा पेपर में जिन और लोगों के नाम थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहबाज शरीफ की जो चोरी है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सो वहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा था, यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा है, लेकिन सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ही क्यों होती है? इसीलिए आज भी तारीख में लोग जब भी अकाउंटेबिलिटी का नाम सुनते हैं पाकिस्तान के
की सियासत में, तो वो कहते हैं ये तो सारा सर नाइंसाफी है कि सियासतदानों को दबा दिया जाए और मिलिट्री को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमेशा पॉलिटिशियंस की जाती है, ना किसी जज की होती है, ना ब्यूरोक्रेट की होती है, ना किसी मिलिट्री ऑफिसर्स की होती है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो उस वक्त बन चुकी थी उसे भी पब्लिश ना किया गया, उसे क्लासिफाइड कर दिया गया और आज तक पब्लिश ना किया गया। अब जनरल जियाउल हक को चाहिए थी पॉलिटिकल सपोर्ट, क्योंकि अमेरिका भी कह रहा था हम आपकी मदद करें लेकिन आपको इलेक्शन करवानी पड़ेगी। अब इसको इलेक्शन करवाने के लिए चाहिए थी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। किसी भी जनरल को इक्तदार में रहने के लिए असेंबली तो कायम करनी पड़ती है, असेंबली को चलाने के लिए चाहिए सियासतदान कहाँ से लाए। तो इसने पहले ये किया कि सिंध के अंदर MQM जैसी जमातों को बनाना शुरू कर दिया ISI के थ्रू, और फिर मोहम्मद खान जुनेजो जैसा बंदा ऐसे मिल गया कि मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, और मोहम्मद खान जुनेजो को इसने प्राइम मिनिस्टर बनाया और कहा कि तुम आप असेंबलियां चलाओ और मैं प्रेसिडेंट बन के रहता हूँ। लेकिन असेंबलियां बनाने से पहले भी इसने एक LFO के ऊपर रिफरेंडम करवा दिया था। होता यूं है कि जब भी कोई जनरल मार्शल लॉ लगाता है तो वो तो कानून को तोड़ रहा है, तो फिर कौन सा कानून चलेगा। वहां पर एक शॉर्ट टर्म कानून अप्लाई कर दिया जाता है जिसको कहते हैं LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस। उसको बाद में कोई भी नई असेंबली इलेक्ट करवा के, जो वो अपनी रिग्ड इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करवाता है, उसके थ्रू उस LFA को पार्लियामेंट का अप्रूवल दिलवा देता है, और उस पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद वो उसकी मार्शल लॉ लीगल हो जाती है। शुरुआती दिनों में जो LFA को लीगल स्टेटस मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देती है। अब यहाँ पर आपको हमारे जजेस का भी रोल दिखेगा कि मार्शल लॉ लगाने में भी वो भी पेश है। सिपाही जमीन पर चलकर हुकूमत के ऊपर कब्जा करते हैं और कानूनी मार्शल लॉ हमारे जजेस लगा देते हैं, और जो जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ जैसे लोगों की हिमायत कर देते हैं। अब जियाउल हक ने भी जुल्फकार अली भुट्टो की तरह समझा कि मोहम्मद खान जुनेजो मेरे अंदर ही रहेगा और ये कुछ और नहीं करेगा, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो धीरे धीरे चलते चलते शासकों और सियासतदानों को आजाद करवाने लगा और पार्लियामेंट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने लगा। जियाउल हक को भनक पड़ गई कि ये अब मेरे पीछे आएगा। सो मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को उसने बरतरफ कर दिया और कहा कि मैं बाद में नए इलेक्शंस करवाऊंगा और एक नई पार्लियामेंट के साथ ये मुल्क चलाया जाएगा। अब इन सारे सिनेरियो के दौरान ये हुआ कि जियाउल हक की ही डेथ हो गई और उसकी जगह पर गुलाम ईसा खान आकर प्रेसिडेंट बन गए। और फिर गुलाम ईसा खान के पास कोई ऑप्शन न था कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ डील करता, और उन्हें 1980s में उन्हें बुलाया और उन्हें वापस इक्तदार दे दिया कि भाई आप ही मुल्क चलाओ। वो भी ज्यादा देर नहीं चला, 2 साल के बाद वो गवर्नमेंट भी डिसमेंटल हो गई थी। अब आते हैं कि जियाउल हक की कंट्रीब्यूशन क्या थी पाकिस्तान के अंदर। 2 बेहतरीन कंट्रीब्यूशन अगर हम समझ सकते हैं जियाउल हक की थी। एक तो फौज के अंदर शराब और कबाब ये वाला